हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम है यूनानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति। टॉपिक का नाम है यूनानी आक्रमण, भारत की राजनीतिक स्थिति। चैप्टर चल रहा है आपका थर्ड। टोटल ऑफ चैप्टर आपके हिस्ट्री के अंदर है 7। हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे चुका हूं और उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। जिस समय यूरोपीय आक्रमण और भारत की यूनानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। कल जब हम जी टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके की भारत की यथा स्थिति है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज पूरी मैं कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरीके का आक्रमण था। जब सिकंदर भारत में आया था तो क्या स्थिति थी, भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरीके की थी, आपसी विद्वेष क्या था। जब यहां के लोगों ने सिकंदर का प्रतिरोध किया तो सिकंदर ने किस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ, हम लोग हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है यूनानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति। जब सिकंदर भारत में आया था, कहा जाता सिकंदर महान मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक विश्व विजय का संकल्प लेकर विश्व विजय का संकल्प लेकर मकदूनिया का शासक सिकंदर भारत में आता है। भारत की सीमा तक नहीं पहुंचता, उससे पहले उसके पास इनविटेशन पहुंचता है, आमंत्रण पहुंचता है कि सिकंदर आओ। एक समय था अधिकांश आक्रमण जो भारत में हुए हैं वो इससे से हुए हैं, उत्तर पश्चिमी भाग से। उत्तर पश्चिमी भारत से भारत के अंदर आक्रमण हुए क्योंकि इस हिस्से के अंदर जो शासक थे वो भी कमजोर थे। वो किसी भी प्रकार से आक्रमण को रोक पाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे जिन्होंने राष्ट्रहित की भावना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हीं शासकों की कहानी एक आज मैं पहले ही कह चुका हूं। आज मेरा पूरा मूड जो एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में आपको सुनाने का है। क्योंकि देखो बालकों, हम जो पढ़ रहे सब्जेक्ट उसके अंदर आपका इंटरेस्ट तभी बनता है जब आप उसमें इंटरेस्ट लें, और इंटरेस्ट बनाने के लिए आपके अनुसार ही चलना होगा। तो सबसे बेहतर ये होगा कि उसको कहानी नुमा पढ़े। वो कहानी नुमा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं टोटली मैं अब जो मेरा ध्यान देगा ब्लैक बोर्ड पर हम लोग केंद्रित रहेंगे और ब्लैक बोर्ड से ही चलेंगे। हम टोटली जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, और चैप्टर है आपका थर्ड। चैप्टर थर्ड है आपका हिस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर आपका चल रहा है यूनानी आक्रमण, सिकंदर का भारत का प्रवेश किस तरीके से हुआ उस समय बाद में।
तो चले हम चालू करें। और भारत की राजनीतिक स्थिति को देखने जा रहे हैं कि यूनानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। जिस समय संसार को जीत लेने की इच्छा से संसार को जीत लेने की इच्छा से मकदूनिया का शासक संसार को जीत लेने की इच्छा से मकदूनिया का शासक सिकंदर अपने सैनिक अभियान के लिए, मकदूनिया का शासक कौन है? सिकंदर अपने सैनिक अभियान के लिए अभियान पर निकला। जैसे ही वह भारत पर जैसे ही हमको पता है ईरान सैनिक अभियान के लिए निकला था, उस समय की स्थिति को देखा जाए तो उससे पहले भारत पर, जब सिकंदर भारत पर विश्व अभियान के लिए निकला था, उससे पहले भारत पर ईरान का आक्रमण हो गया। ईरान का कई बार आक्रमण हो चुका था। पूरा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, पूरा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जब सिकंदर विश्व विजय के लिए भारत से निकला था, उस समय भारत पर ईरान का आक्रमण हो चुका था और ये भारत छोटे छोटे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। याद रखिए, काबुल के उत्तर में गांधार, ध्यान रखिएगा, काबुल के उत्तर में गांधार, झेलम के और चिनाब के बीच में पौरव, रावलपिंडी पेशावर के हिस्से में तक्षशिला, कश्मीर के पश्चिम में रावी व ब्यास नदी के बीच का भाग कट, उसके निकट सुदृढ़, इसी तरह रावी और चिनाब नदी के संगम स्थल पर के भाग पर माला, मूसक, संबोस व ऐसे ही अन्य राज्यों ने मिलाकर उस काल में उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत छोटे छोटे 25 राज्य, कितने राज्य थे? छोटे छोटे 25 राज्यों में बट गया था। इनमें से कुछ गणतंत्र थे, इनमें से कुछ कैसे थे? गणतंत्र थे, और कुछ कैसे थे? राजतंत्रात्मक थे। कुछ कैसे थे? गणतंत्र थे, कुछ राजतंत्रात्मक थे, पद्धति पर आए थे। राजतंत्र जो जिनमें शामिल था, राजतंत्रात्मक जो राज्य थे, वो गणतंत्र वाले राज्य जो थे, जहां पर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, उसका क्या करते थे? विरोध करते थे। पौरव और तक्षशिला,
इनमें देखिए पौरव और तक्षशिला, तक्षशिला और अभिसा में शत्रुता थी। इसी तरह शूद्र और मालव, अभिसार और पौरव के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और संबोस और मूसक एक दूसरे के शत्रु थे। ऐसे राजनीतिक परिस्थितियों में मकदूनिया का शासक सिकंदर 327 ईस्वी में ईरान के शासक अराबेला के शासक को अराबेला के युद्ध में परास्त कर ईरान के जो शासक था, ईरान का शासक को कौन से युद्ध में पराजित किया है? अराबेला के युद्ध में। कौन से युद्ध में? अराबेला के युद्ध में सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में किसने पराजित किया है? सिकंदर ने। कब किया है? 327 ईसा पूर्व में। कब किया गया? 327 ईसा पूर्व में पराजित किया और उसने भारत की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब इसको पराजित किया है अराबेला के युद्ध में, तो उसको पराजित कर अब इसने भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है बालकों, अब सिकंदर का भारत में आगमन किस तरीके से हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। सिकंदर का भारत आगमन ईसा पूर्व 327 में मकदूनिया का शासक सिकंदर भारत की तरफ बढ़ने लगा। कहां पर बढ़ने लगा? सिकंदर जो था मकदूनिया का जो शासक था वो कहां की ओर बढ़ने लगा? भारत की ओर बढ़ने लगा। कहां पर बढ़ने लगा? भारत की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इसी तरफ अगर देखा जाए कुछ देश प्रेम से ओतप्रोत, देखिए मैंने आपको बताया था कहानी नुमा समझाऊंगा, कुछ देश प्रेम से ओतप्रोत मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले शासकों ने दिल खोलकर अपना सब कुछ इस मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करने का फैसला ले लिया। लेकिन कुछ देशद्रोही शासक थे जिसमें शशि गुप्त और आम्बी ने, जिनमें क्या नाम मिलता है? शशि गुप्त और आम्बी ने, शशि गुप्त और आम्बी जैसे देशद्रोही और विश्वासघात करने वाले शासकों ने सिकंदर का साथ दिया। किनका साथ दिया इन्होंने? सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर सिस्तान और अफगानिस्तान को जीतता हुआ काबुल से होकर भारत की ओर चढ़ा गया। उसने हवाली और पास को जीता, फिर हिंदू कुश को पार किया और शशि गुप्त ने उसका क्या किया? स्वागत किया। किसने स्वागत किया इसका? शशि गुप्त ने इसका स्वागत किया। यहीं पर उसने अपनी सेना को, जो सिकंदर की जो सेना थी, क्या थी? सेना थी। सिकंदर की सेना को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ध्यान रखिएगा बालकों,
उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने विश्वास पात्र सेनापति, जिसका नाम क्या मिलता है, एट्रिस्टियन। एट्रिस्टियन और पार्डिकस। एट्रिसियन और पार्डिक्रस्त के नेतृत्व में सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेज दिया। इन दोनों के नेतृत्व में सिंधु नदी पर, कौन सी नदी पर, सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए क्या कर दिया, इनको भेज दिया। उनसे कहा आप दोनों जाइए और पुल बनाइए। दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं सिकंदर ने संभाला। कौन ने संभाला, स्वयं सिकंदर ने। अभी सिकंदर ने सिकंदर ने भारत की भूमि पर पांव भी नहीं रखे थे, लेकिन उसी समय तक्षशिला का जो शासक आम्बी था, आम्बी कहाँ का शासक था, तक्षशिला का शासक, तक्षशिला का शासक आम्बी ने सिकंदर को आमंत्रण भेज दिया कि आप आइए और हमारे भारत पर अटैक कीजिए। उसी समय उसने उसने निमंत्रण भेजा। अपने संदेश में सिकंदर से उसने कहा, सिकंदर से आम्बी ने कहा या उसने कहा और आश्वासन दिया और उत्साहित होकर सिकंदर भारत के में उसने प्रवेश किया। इस अवसर पर उसे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा में के स्थित राज्यों के साथ युद्ध करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर अधिकांश शासक जो राज्य कर रहे थे, वो शासक जो थे छोटे छोटे 25 राज्यों में विभक्त थे। तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर को बुलाया और उससे कहा कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, मैं आपका क्या करूंगा, सहयोग दूंगा। और उसने उस समय भारत की स्थिति को देखते हुए भारत पर पांव भी नहीं रखा था, तब उसको आक्रमण करने के लिए न्योता पहुंचा दिया गया था कि आपको पूर्णतः सहयोग दिया जाएगा, आश्वासन दिया जाएगा। यूनानी जो लेखक है एरियन के विवरण से पता चलता है, जो यूनानी लेखक है एरियन, यूनानी लेखक जो एरियन है, इस एरियन के विवरण से हमको ये भी पता चलता है कि भारत की उत्तरी जो सीमा, उत्तरी पश्चिमी भारत की पर सबसे पहले मुठभेड़ उसकी जो की हुई थी वो अस्मक या आसियानों से हुई थी। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले जो इसकी सिकंदर की मुठभेड़ होती है, अस्मक या आशुकानों के साथ में इसकी मुठभेड़ होती है। अस्मक या आशुकानों के साथ में जब इसकी मुठभेड़ हुई, अस्मकों ने करीबन इसका जबरदस्त प्रतिरोध किया, सामना किया, जिसके फलस्वरूप सिकंदर की जो सेना थी उसके दांत खट्टे हो गए। सिकंदर घबरा गई, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई, सिकंदर की हुई। सिकंदर ने 40,000 अस्मकों को बंदी बना लिया था। कितने? 40,000 अस्मकों को सिकंदर के द्वारा क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और 40,000 अस्मकों को जब बंदी बना लिया, इसके बाद सिकंदर ने नीसा वाले गोलियों पर आक्रमण किया। नीसा वालों के प्रतिरोध, नीसा वालों ने वाले गोलियों पर आक्रमण किया। लेकिन इसके बाद में अगर देखा जाए तो सिकंदर ने नीसा वाले गोलियों पर आक्रमण कर दिया। नीसा वालों ने प्रतिरोध किए बगैर ही अपने आप का आत्मसमर्पण कर दिया। तब सिकंदर ने आश्वक्यानों, जिन्हें यूनानी लेखों में अस्क्यानों भी लिखा गया है, आश्वक्यानों यूनानी लेखकों में इनको क्या कहा गया है,
अस्केनो भी कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? यूनानी लेखकों में अस्केनो भी कहा गया है। इनके साथ में जबरदस्त प्रतिरोध यूनानी लेखकों ने, जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने समानतः इनको अस्केनो कहा है। यूनानी लेखकों ने जो इसको लिखा है वो अस्केनो लिखा है, पर आक्रमण किया। इन अस्केनो का राजा हस्ती या फिर अष्टक था। यूनानी लेखकों में अगर देखिए अष्टक या हस्ती लिखा दुर्ग मरगस में रहते हुए सिकंदर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया, लेकिन मकसद का जो दुर्ग था वो क्या था? प्राकृतिक था। कैसा दुर्ग था? प्राकृतिक था। इस दुर्ग के चारों तरफ क्या खुदी हुई थी? खाई खुदी हुई। दुर्ग के चारों ओर क्या खुदी हुई थी? खाई खुदी हुई थी। ऐसी स्थिति में जब खाई खुदी हुई थी तो फलस्वरूप में, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, मत्स्यज्ञ दुर्ग के बारे में बात कर रहे थे। मत्स्यज्ञ दुर्ग का एक प्राकृतिक दुर्ग था। इसका घेरा सिकंदर ने लगा लिया था। सिकंदर ने घेरा डालने के पश्चात में स्थिति कुछ इस तरीके की थी कि जब घेरा लगा लिया तो सिकंदर को सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक दिन सिकंदर के तीर आकर लग जाता है। तीर लगने के पश्चात में फिर सिकंदर को एक अवसर मिलता है जिसमें एक तीर अचानक से मकसद का जो शासक अष्टक है उसके लग जाता है। मकसद का शासक का नाम क्या है? अष्टक। अष्टक के क्या लग जाता है? तीर लग जाता है। और जब अष्टक के तीर लग जाता है तो स्वरूप में अष्टक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की स्थिति के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ऐसी स्थिति में पूरी मत्स्य की जो सेना है वो समर्पण कर देती है और समर्पण के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर देती है। लेकिन और आत्मसमर्पण करने के पश्चात रानी जो क्लियोपिस है वो भी क्या कर देती है? आत्मसमर्पण कर देती है। उसके साथ में सेना, कहा जाता है कि 700 इसके वेतन भोगी सैनिक थे। कितने थे? 700 वेतन भोगी जो सैनिक थे। उन 700 वेतन भोगी सैनिकों को यह सिकंदर उनको मौत के घाट उतार देता है। तो कहानी उसके पश्चात विभिन्न जातियों के प्रतिरोध का भी इसको सिकंदर को सामना करना पड़ता है और सामना दर्ज करते हुए करना पड़ता है। वह जब यहां से जब आगे बढ़ रहा होता है तो आगे बढ़ता हुआ जब वह आगे बढ़ता है तो उसने जो अपनी एक सेना का एक भाग है जो हेलिथ्रस्ट और पादिकस दोनों के नेतृत्व में एक सेना के एक भाग को भेजा है। उस सेना का एक भाग उसको आगे कहाँ मिल जाता है? तक्षशिला के आगे उसको जो सिंध पर पुल बनाने के लिए भेजा था वहां पर मिल जाता है। और वहां से वो सिंध पर जो नावों का जो पुल बना हुआ था उसको पार करके जैसे ही पहुंचता है तो वह तक्षशिला की ओर जैसे ही पहुंचता है तो आम्बी उसका स्वागत करने के लिए आतुर खड़ा होता है। काफी पैसा और उसके साथ में मुद्राओं के साथ में उसको भेंट स्वरूप हीरे जवाहरात काफी भेंट स्वरूप देता है। उसमें कभी हाथी, उसके अंदर बैल घोड़े को भी देता है। लेकिन सिकंदर ससम्मान उसके साथ में अपनी ओर से और भेंट मिलाकर उसको वापस कर देता है। फलस्वरूप में इसी स्थिति के अंदर अन्य भारतीय शासक भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। कश्मीर के उत्तर पश्चिम में अभिसा के राजा भी सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब वह कहां पर बढ़ जाता है? पोरस की ओर बढ़ जाता है। कहां पर बढ़ जाता है? पोरस की ओर बढ़ जाता है। अब हमारा नेट चलता है राजा पुरु या पोरस का प्रतिरोध। पर राजा पुरु और पोरस में किस तरीके से प्रतिरोध हुआ है उसके बारे में बात करते हैं।
राजा पुरु अथवा पोरस का प्रतिरोध, सिकंदर का जब आक्रमण हो रहा है और अब तक्षशिला से सिकंदर ने झेलम और चिनाब के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में अगर बात की जाए के बीच पर अधिकार करने का निश्चय किया है। तक्षशिला का जो शासक है के बीच का भाग जो पौरव राज्य कहलाता है, कौन सा राज्य कहलाता है? पौरव राज्य। इस पर अधिकार करने के बारे में उसने सोचा कि इस पर अधिकार किया जाए और निश्चय किया है। तक्षशिला का जो शासक है उसका नाम है आम्बी। क्या नाम है? आम्बी। आम्बी ने अपनी पुरानी शत्रुता का किससे बदला लेना चाहता है? राजा पोरस से लेना चाहता है। और आम्बी अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेना चाहता है और जब और सिकंदर को उत्साहित करने के लिए उसने अपने 5,000 सैनिक जो है उसको सिकंदर को उसने सौंपा है कि मैं आपको सहयोग के रूप में दे रहा हूं, आप एक काम कीजिए, आक्रमण कीजिए। सिकंदर ने राजा पुरु अथवा पोरस के पास में आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजता है। सिकंदर को शायद मालूम नहीं था कि राजा पोरस की रगों के अंदर मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर देने का, सिकंदर को यह मालूम नहीं था कि राजा पोरस के अंदर मातृभूमि को सब कुछ समर्पित कर देने के लिए उसकी रगों में अपने आप को मातृभूमि के लिए बलिदान कर देने का जो जज्बा था उसके बारे में सिकंदर नहीं जानता था। भय रक्त उस भारतीय के अंदर बह रहा था, इसलिए वह सिकंदर से मिलते ही राजा ने, इसलिए सिकंदर का संदेश मिलते ही राजा पोरस ने यह कहलवा दिया कि उत्तर में यह कहलवा दिया कि महत्वाकांक्षाओं की मुलाकात युद्ध क्षेत्र में होगी, क्योंकि जिन महत्वाकांक्षाओं से बावला होकर सिकंदर ने उस पोरस के लिए युद्ध करने का महत्वाकांक्षाओं का बावला सिकंदर ने पोरस को ललकारा तब और झेलम नदी की तरफ आगे उसको हराने के लिए आगे बढ़ा। पोरस ने भी उत्तर में भेज दिया, जो उत्तर में कि रण क्षेत्र में वह सिकंदर से मिलेगा। पोरस ने क्या कहा कि रण क्षेत्र में किससे मिलेगा? सिकंदर से मिलेगा। जब सिकंदर से रण क्षेत्र के अंदर जब मिलेगा, उसके पश्चात में दोनों ने के बीच में झेलम नदी के किनारे पर युद्ध होना संभावित हो गया। जब युद्ध होना संभावित हो गया झेलम नदी के किनारे पर, जब वर्षा का ऋतु थी, काय की ऋतु थी? वर्षा की ऋतु थी। वर्षा की ऋतु में पोरस ने पहले ही अपनी सेना का पड़ाव डाल लिया। सिकंदर भी पहुंच गया। अब सिकंदर कुछ समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन काफी अच्छी बारिश हुई। सिकंदर की सेना ने इसका फायदा उठाया और सिकंदर ने रात्रि को पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। किसकी सेना पर कर दिया? पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। पोरस की सेना भी इतनी वीरता से लड़ी कि सिकंदर की सेना के दांत खट्टे
कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। मानो एक बार तो ऐसे लगा कि सिकंदर की सेना पराजित हो चुकी है और पोरस की विजय हो चुकी है। लेकिन उसी समय कहा जाता है कि भारतीय जो शासक हुआ करते थे, जो भारतीय, वर्षा की ऋतु थी, पानी, सिकंदर इंतजार कर रहा था। अचानक वो दिन आ गया। एक दिन काफी अच्छी बारिश हुई। बारिश का प्रभाव यह हुआ कि सिकंदर ने मध्यरात्रि को, रात्रि को पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो उसके प्रत्युत्तर में पोरस की सेना ने उसका जो जवाब दिया, सिकंदर की सेना को दांतों तले चने चबाने पड़ गए। उसकी वीरता और बहादुरी के कारण पोरस की सेना हड़बड़ा हो चुकी थी। तभी अचानक क्या हुआ कि भारतीय जो राजा हुआ करते हैं वो अपनी सेना के अंदर हाथियों को रखते हैं। जब हाथियों को रखते हैं तो कहा जाता है कि मिट्टी की जमीन, वो जो नदी के किनारे की जो जमीन थी वो कैसी हो गई, चिकनी हो गई। और चिकनी जमीन जब हो गई तो उस जमीन से पर हाथियों के पैर फिसलने लगे। यथा स्थिति का फायदा उठाया सिकंदर के तीरंदाज और घुड़सवार तीरंदाजों ने हाथियों की सूंड और पैरों पर तीरों से हमला करना प्रारंभ कर दिया। सिकंदर की राजा पोरस के जो हाथी थे वो विचलित हो गए और उन्होंने अपनी सेना को ही नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने अपनी सेना को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया तो फलस्वरूप में सिकंदर ने आगे सिकंदर की पोरस की सेना पीछे हटने लगी। कुल मिलाकर सदर नुकसान होने लगा। तो फलस्वरूप लेकिन पोरस ने हौसले नहीं खोया। खुद एक ऊंचे हाथी पर बैठकर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और मातृभूमि की रक्षा के लिए पोरस ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने ऊंचे हाथी पर बैठ गया जहां पर उसका रक्त बहने लगा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए निकल गया। सिकंदर की सेना ने राजा पोरस को चारों तरफ से घेर लिया। किसको घेर लिया? राजा पोरस को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के पश्चात सिकंदर की सेना ने चारों तरफ से पोरस को घेर लिया और पोरस भी जब तक युद्ध करता रहा जब तक कि वह मूर्छित ना हो। मूर्छित होने के पश्चात जब सिकंदर की सेना ने राजा पोरस को जब बंदी बना लिया तो बंदी बनाने के पश्चात जब सिकंदर के सामने जब राजा को लेके आया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो उत्तर में राजा पोरस ने कहा, जिस प्रकार एक राजा का दूसरे राजा के साथ व्यवहार होता है उस तरीके का व्यवहार मेरे साथ किया जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा पोरस के इन शब्दों को सुनकर सिकंदर अचंभित हो गया और अचंभित होने के पश्चात उसने राजा पोरस को अपनी मित्रता का प्रस्ताव रखा, क्योंकि सिकंदर जानता था कि ऐसे वीर व्यक्ति और वीर शासक की साथ में मित्रता को बनाए हुए रखना चाहिए। और उसने उस मित्रता का प्रस्ताव राजा पोरस के समक्ष रखा, जिसको राजा पोरस ने स्वीकार कर लिया।
सिकंदर ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया और कूटनीति का परिचय देखते हुए सिकंदर ने शत्रु की तरफ से निश्चिंत होकर वह भारत से आगे बढ़ने का फैसला किया। सिकंदर की इच्छा कुछ यही रही, किंतु उसके व्यवहार ने राजा पोरस को प्रभावित किया और पोरस ने एक सिकंदर के साथ में एक घनिष्ठ मित्रता को बनाए रखा। सिकंदर का स्थानीय सेना का प्रतिरोध, आगे देखिए सिकंदर का स्थानीय सेना से प्रतिरोध हुआ। सिकंदर की सेना का देखिए सिकंदर की सेना का स्थानीय कथन। देखिए जब सिकंदर उत्तरी पूर्वी पंजाब के छोटे राज्यों पर अधिकार करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसी समय ब्यास नदी तक पहुंचते ही सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी तक पहुंचने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सिकंदर के जो सैनिक थे काफी लंबे समय से चले हुए आ रहे थे, वह थक चुके थे। कौन? सिकंदर के सैनिक। सैनिक काफी लंबे समय से चले आ रहे थे, थक चुके थे और वे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। वास्तविकता से उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया था। इस बीच बहुत से बीमार भी होने लगे थे और बीमारी से घबराने लगे थे। अपने कुटुंबियों घर परिवार से निकलते हुए भी उनको काफी लंबा समय हो गया था। वो अपने घर भी वापस लौटना चाह रहे थे। यूनानी सैनिकों ने मगध के बारे में सुना था। किसके बारे में सुना था? मगध के बारे में सुना था। और मगध के नंदराज के बारे में उनको सूचनाएं भी प्राप्त हो गई थी कि वहां के जो भारतीय हैं उनमें काफी वीरता का अनुभव है, क्योंकि एक वीरता का अनुभव वो राजा पोरस से पहले महसूस कर चुके थे। पुरु या पोरस से पहले एक वीरता का अनुभव वो पहले ही भी महसूस कर चुके थे। दूसरी बात है, ऐसा युद्ध नहीं करना चाहते थे। जब इन कारणों से यूनानी सैनिकों ने आगे बढ़कर लौटने की अपनी इच्छा को रखा, तो सिकंदर ने उनको समझाने तथा उनको उत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन उत्साहित सैनिकों की मनोदशा को देखते हुए सिकंदर को क्या होना पड़ा? वापस लौटना पड़ा। क्या होना पड़ा? सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर का लौटना। देखिए पश्चिमी तट भारतीय अगर देखा जाए, सिकंदर ने 29 महीने तक भारत के अंदर रहकर, कितने महीने रहा है? 29 महीने भारत में रहकर वह झेलम के मार्ग से वापस लौटा। इस समय उसने पंजाब पर विजय प्राप्त की। कहां पर विजय प्राप्त की है? पंजाब पर विजय प्राप्त की है। फिर लौटते समय उसने रावी व चिनाब के संगम स्थल पर पहुंचा है, जहां पर उसका शिवियों तथा अग्रसैनियों पर आक्रमण किया है। इन आक्रमणों में अग्रसैनियों के साथ में उसका काफी कड़ा प्रतिरोध हुआ है। अगर सैनियों के साथ में इसके पश्चात सिकंदर ने मालव तथा शूद्रों से उसको जूझना पड़ा है। मालव तथा शूद्रों के साथ में उसको जूझना पड़ा है। मालव और शूद्रों को से
शूद्रकों ने सम्मिलित होकर सिकंदर का सामना किया। इस संघर्ष में यूनानियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आगे देखा जाए, विरोध के लक्षण उभरने लगे। सिकंदर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और वह काफी और उन्हें उत्साहित करने का प्रयास किया। परंतु जब सिकंदर खुद स्वयं घायल हो जाता है, कौन घायल हो जाता है? सिकंदर घायल हो जाता है। तब अपने स्वामी की रक्षा के लिए यूनानियों ने अपने प्राण युद्ध के मैदान में क्या कर लिए? न्यौछावर करने का प्रयास किया। उन्होंने इस क्रूरता के साथ में दुखी होकर शूद्रकों तथा मालवों के ऊपर इतना बुरी तरह ये आक्रमण करते हैं कि स्त्री, बच्चे तथा पुरुषों तक को मार देते हैं। फलस्वरूप में शूद्र तथा मालव दोनों की दोनों सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर संधि करने का प्रस्ताव रखते हैं और जिसको सिकंदर बाद में स्वीकार कर लेता है। इसके पश्चात में फिलिप को वह वहां पर छोड़कर किसको छोड़ देता है? फिलिप्स को मालवों एवं शूद्रों के राज्य का क्षत्रप बना देता है। क्या बना देता है? क्षत्रप बना देता है। किसको बना देता है? फिलिप्स को वहां का क्षत्रप बना देता है और क्षत्रप बनाने के पश्चात स्वयं वह आगे की ओर बढ़ जाता है। वह सिंधु के मुहाने पर पहुंचा। यहाँ उसने सिकंदर को मैक्सिनिया, संबोज, आस्किनिकेनस राज्यों के निवासियों से भी संघर्ष करना पड़ता है और ईसा पूर्व 325 ईस्वी में सिकंदर भारत छोड़ देता है। सिकंदर भारत कब छोड़ता है? 325। सिकंदर भारत को छोड़ देता है, भारत को छोड़ना प्रारंभ कर देता है और फलस्वरूप में आगे चलकर उदय अपनी सेना को दो भागों में वापस विभाजित कर देता है। निकायस नामक उसके सेनापति के नेतृत्व में एक सेना के भाग को वह एक तो भाग को तो निकायस के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से भेज देता है। कहां पर भेज देता है? समुद्री मार्ग से भेज देता है और इसी समय सिकंदर खुद स्थल मार्ग से रवाना हो जाता है। वह खुद स्वयं काबुल होता हुआ 324 ईस्वी के अंत तक वह ईरान के सूसा नगर में पहुंचता है। 324 ईसा पूर्व तक काबुल होता हुआ ईरान के सूसा नगर में पहुंचता है, जहां पर वह बीमार पड़ जाता है और तीव्र ज्वर के कारण सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो विश्व विजय का पर्याय लेकर चलता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी में। तो हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। इसकी मात्र जो मृत्यु है 32 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पे बालकों आज का जो टॉपिक है वो 100 ईसा पूर्व में ईरान के सूसा नगर के अंदर वह आता है। यहीं पे उसको तीव्र ज्वर होता है और बुखार तेज होने के फलस्वरूप में 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात में देखा जाए मृत्यु हो जाती है और यहीं पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। कल हम जो पढ़ेंगे टॉपिक उसमें जो पढ़ेंगे भारतीय, यूनानी, इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमको हमारा टॉपिक यहीं पे ये समाप्त होता है। सिकंदर भारत से वापस लौट जाता है और आपसे मैं यही कहूंगा, घर पे रहिए, स्टे होम, सेफ होम, सुरक्षित रहिए। आप भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।